कौन सा कंटेंट बोला था ना, देखो 4.5। हाँ ये देख, इसमें किधर हेडिंग दिया है, टाइप्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। समझा? मतलब कितना बड़ा कंसेप्चुअल इशू है। टाइप्स किसको बोलते हैं? टाइप्स हेडिंग ही नहीं है कहीं पे। समझा? अब क्या प्रॉब्लम होता है, ये है, मैंने क्या बोला है, ये है कंटेंट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ए खुसर खुसर, ये क्या है? कंटेंट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टाइप्स नहीं बोलते। टाइप मैं तो 2 मिनट में क्लीन बोल नहीं हो गया, तो बोला टाइप्स। मैं बोला क्या टाइप्स, टाइप्स क्या कर रहा है? बोला लेके आ भाई, कहाँ से पढ़ा तूने टाइप्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? टाइप्स क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टाइप्स। कैसे हो सर, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टाइप्स। ठीक है, हाँ बेटा, मेरे बच्चे तो ऑल इंडिया फर्स्ट सीए फाइनल में आए हुए हैं। मेरे पेपर नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, मेरी जो नोट्स वगैरह वो सब, तो ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए। पर मैं क्या वो सब ब्रैगिंग नहीं करता, वो सब जो हो जाता है। मैंने टाइप्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो अभी देख, अभी प्रॉब्लम कितना बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है। देख तूने क्या बोला इधर, टाइप्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब तू इसको याद भी कैसे रखेगा? टाइप्स 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 टाइप्स। ठीक है, फिर अगर तुझे मैं बोलूँ कि भाई गिव मी द कंटेंट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो तू क्या करेगा? वो तो ब्लैंक हो जाएगा। करेक्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ये भी पता चले कि हम लोग किस तरीके से इसमें जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ही स्टेटमेंट होता है, उसमें अलग अलग तरह के कंटेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए तेरे को लिखा है मैंने वैसे है कि ये प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा ऐसे। ओके, तुम डिसाइड करो, इसमें से पढ़ो तो इसमें से पढ़ो, इसमें से पढ़ो मैं तो बहुत ईजी है इसमें से पढ़ाना। यू वांट मी टू टीच फ्रॉम दिस, आई टीच यू फ्रॉम दिस, नॉट अ प्रॉब्लम। ये क्या है ना, तुमको थोड़ा ऐसा लाइन शॉर्ट करके दिया होता है, कलर वाला होता है, तुम मजा आता है कि ऐसा ही इसमें कुछ अच्छा होगा। बाकी तुम लोग की क्या कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड क्या क्या राइट कंटेंट है क्या नहीं, वो होता ही नहीं ना में। तो तुम लोग को क्या, एक लाइन है, कलर है, 2 कलर है, बस इतना बहुत हो गया अपने लिए। ठीक, तो वैसा होता है। ओके, देखो मेरा मेरा मैं आपको एक फ्रैंक रिकमेंडेशन दूँ। अभी कैसा है, मैं ना तुम्हारे किसी के भी इसमें कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे जहाँ पे आप थे पहले, तो वहाँ पे वो ऑडिट का इशू है, वो मुझे बहुत टाइम से पता है। ठीक है, और 2-3 क्लासेस और है मुंबई में जिसमें ऑडिट का इशू है, इसलिए मेरा बिजनेस बहुत चलता है। दैट बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, तो वो सब जगह पे ऑडिट का थोड़ा थोड़ा इशू है। तो और मैं एक ही एकेडमी लेके बैठा हूँ, द ऑडिट एकेडमी। तो मैं पूरा टाइम ऑडिट 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 ही करता रहता हूँ। तो वो दैट इज़ वाई व्हाट आई वांट टू से इज कि आइडियली स्पीकिंग आपको क्या करना चाहिए। मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस अभी आ रहा है आपके पास, आई थिंक एक स्टेप प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया, कल का है अभी। तो वो एक्सेस लेके उसमें से कंटेंट आपको ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब थोड़ा 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 पढ़ के। अभी फॉर एग्जांपल, तुम लोग को भले ऑडिट में सब कुछ बाय हार्ट ना हो, तुम लोग बोल रहे हो पहले का याद नहीं आता है, सच। मुझे सिर्फ ये बता दो कि एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कौन सी चीज़ के लिए यूज़ होता है? वेरी गुड, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है उसी को और एम्फसिस देने के लिए। इंग्लिश बोलो उसका। वेरी गुड, आई विल गिव यू 0। Emphasis of matter paragraph is there for a matter presented or disclosed in the financial statements। और दूसरा क्या कंडीशन है उसमें? सपोज कि मैं मतलब आपसे खाली थोड़ा वाइवा ले रहा हूँ, एक 5 मिनट दूँ ना इसको, ठीक है, ताकि पता चले, और कुछ नहीं, ताकि पता चले प्रॉब्लम कितना है। ठीक है, अभी सपोज डेप्रिसिएशन में सपोज बिल्डिंग का जो यूजफुल लाइफ है वो रॉन्ग यूजफुल लाइफ यूज किया है, पर इतना मटेरियल एरर नहीं है, एकदम छोटा सा एरर है, मतलब एंटिटी करोड़ों की है और ये एरर समझो लैक्स में भी नहीं है, तो छोटा सा एरर है।
तो क्या इसकी वजह से मेरा ओपिनियन मॉडिफाई होगा? नहीं, पर एटलीस्ट इसको मैं एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ पे तो हाईलाइट कर सकता हूं। यस और नो? नो। अच्छा, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा है तो एम्फोसिस ही क्यों करना है? तो एम्फोसिस कब करते हैं? समझ में आ रहा है? नहीं? आपको समझ में आ रहा है कितना प्रॉब्लम है? कल अगर मेरे को नेगेटिव मार्केटिंग करनी होती ना, मैं ऐसे चालू करता लेक्चर। मैंने क्या बोला, अपने को कोई प्रोफेसर का करियर खराब नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, और बच्चे लोग को भी पैनिक नहीं करना है, ठीक है? गए आज ऊपर, जाने दो, ठीक है, लौट के इधर ही आना है, तो वॉट एवर इट इज, बट दिस इज द एंटायर सिचुएशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट? तो आपने लेट अस से देयर आर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में हम लोग रीजंस चेक करते हैं, फिर बाकी सब हमने देखा, अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, सब कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ सही है। आई रिपीट, देयर आर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, उस हमने रीजंस चेक किए, अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, सब कुछ चेक किया, ऑलराइट, सब कुछ सही है, ठीक है। देन इन दैट केस समझो ये ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी है। क्या है? ऑडिट ऑफ। तो इसको आप कौन से पैराग्राफ में डालोगे? की ऑडिट मैटर में, कि एम्फोसिस ऑफ मैटर में, कि अदर मैटर में, कि नन ऑफ दीज? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई चैप्टर के अंदर अंदर जाके कुछ पूछ रहा हूं, ये तो बेसिक चीजें हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो बेसिक चीजें हैं, तो कहां पे डालोगे मैडम इसको? बोलना बेटा, चलेगा। आंसर गलत गया तो क्या प्रॉब्लम है? चेंजेस इन अकाउंट, ये लिखना, क्वेश्चन ये रहा, देखिए थे। देयर आर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज जिसमें ACPD सब कुछ सही है, पर ये एक्स लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हो और वो लिस्टेड एंटिटी है, ऑलराइट? तो अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर सब कुछ सही है, ठीक है। तो आप इसको की ऑडिट मैटर में डालोगे, एम्फोसिस ऑफ मैटर में डालोगे, अदर मैटर में डालोगे, कि नन ऑफ दीज? हाँ, डिस्क्लोज किया है तो फिर एम्फोसिस। हाँ, की ऑडिट मैटर भाई, की ऑडिट मैटर। मेन काम तो अकाउंटिंग होता है कंपनी का, ठीक है। और कुछ डिपेंड नहीं, मैडम MCQ में क्या डिपेंड्स अपॉन लिखोगे? समझ में नहीं? चलो एक सिंपल मुझे एग्जांपल दे दो। अगर ओपनिंग बैलेंसेस आर मिसस्टेटेड, आई रिपीट, ओपनिंग बैलेंसेस आर मिसस्टेटेड, तो यू विल गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, either qualified or adverse opinion, disclaimer of opinion, either qualified or disclaimer of an opinion. वन, टू, थ्री, फोर, 5 जूम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर ओपनिंग बैलेंसेस आर मिसस्टेटेड तो यू विल गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स, डिस्क्लेमर कि क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। वो इतना ही दिया है क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंसेस आर मिसस्टेटेड एंड इट हैज, चलो आपको पूरा बता देता हूं, ओपनिंग बैलेंसेस आर मिसस्टेटेड एंड इट हैज मटेरियल इफेक्ट ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट हैज मटेरियल इफेक्ट ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो तुम लोग ये बोलते हो कि सर कंसेप्ट तो समझता है लेकिन याद नहीं रहता। इसमें तो मैं कुछ बायहार्ट वाला तो पूछ ही नहीं रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा हूं ना मैं आपको। बोलो। ऑलराइट, आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स, डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन, डिस्क्लेमर, थर्ड एडवर्स, डिस्क्लेमर। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। देखो बच्चे का करियर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, नहीं?
बच्चे करियर बहुत ही, हम लोग ना सच्ची बताओ हम लोग मिसलीडिंग नहीं करते, ठीक है। मैंने क्या सोचा कि अभी ये जनवरी एंड है, तो ये लोग जितना बोलते हैं उतना मैं पढ़ा देता हूँ, इसलिए मैं बोलने में भी कंट्रोल कर रहा था कि कहीं कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट ना निकाल दूँ मुझसे। जितना मॉड्यूल में उतना करा रहा था, बात खत्म हो गई। तो ये सोवर अभी इसमें व्हाट इज द आंसर? ऑडिट एविडेंस मिला तो नहीं ना, एमसीक्यू है। तू बोल मिला है नहीं मिला है, व्हाट एवर इट इज। क्वालिफाइड और एडवर्स, दैट इज द आंसर। व्हाई यू सेड दैट? मिसस्टेटेड है तो ऑडिट एविडेंस तो मिला ही है, करेक्ट। मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है कि इट विल बी आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स। ओके, वेरी गुड। समझ ले, ऑप्शन नहीं है तेरे पास, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, none of these. Now you have to choose between qualified or adverse. समझा? अब क्या चूज करेगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। भाई ये सब ना मैं पहले स्टैंडर्ड्स चालू करने से पहले 12 घंटा ये सब बच्चों को समझाता हूँ। मेरे बच्चे ना इंटर सीएम में 172 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स लिखते हैं, तब जाके ऑडिट में एक्सपर्टीज आती है। इसलिए मेरी फाइनल से के भी रिजल्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें पिछले अटेम्प्ट में, यूट्यूब पे अभी मैंने वीडियो डाला था, 4 अटेम्प्ट से लड़की 27 स्कोर कर रही थी और अभी 73 स्कोर किया। और इंटर सी में भी 31 to 87 तक भी गए लोग। मैं रैंकर्स के तो वीडियो डालता ही नहीं, बहुत कम डालता हूँ। रैंकर्स तो भर भर के हैं। रैंकर में हमारा कंट्रीब्यूशन 1% ही होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। कोचिंग क्लास रैंकर के लिए नहीं बनते, दूसरों के लिए बनते हैं। तो रैंकर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो रैंक नहीं आएगा तो पास हो जाएगा। अरे कोचिंग क्लास थोड़ी रैंकर के लिए बनते हैं। पास परसेंटेज दिखाओ ना, AR1 क्या दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। मैं ये सब हमको नहीं करना है, ये स्टेज बहुत डिवाइन चीज़ है, ये पढ़ाने के लिए है, ठीक है। इसलिए अभी देखो ये सब प्रॉब्लम है ना तुम्हारे कंसेप्ट में। फ्रैंकली स्पीकिंग आपको क्या करना चाहिए, चुपचाप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस लेकर और डेली बेसिस पे उसको 60-70 मिनट्स देख के पढ़ाई करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज होना चाहिए, अराउंड 90-95 आवर्स का होता है। पर अगर आप डेली बेसिस पे उसको बांटोगे ना तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, करेक्ट। तो उसमें क्या होगा, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। या तो एटलीस्ट आपको मेरे ऐसे बेसिक्स तो अच्छे से ही करने चाहिए, जो मैं पहले 10-12 घंटे पढ़ाता हूँ ना, ऑलराइट वो सब। अभी ये मेरे बैच में 100 में से 100 बच्चे आंसर करते हैं मुझे कि इसमें क्या आएगा, करेक्ट। इसमें क्वालिफाइड और एडवर्स आता है पहले, पर अगर वो भी ना हो तो क्वालिफाइड ओपिनियन इज द आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अभी ये मैंने ऐसे एक चीज़ बताई, ऐसे 500 चीज़ें हैं, ऐसे अलग अलग कंसेप्ट के अंदर, अलग अलग चीज़ों के अंदर, देयर 500 थिंग्स। अभी क्या होता है, दूसरा मैं रिवीजन लेक्चर्स भी लेने वाला हूँ May 25 के, नहीं तो उसमें भी होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन क्या होता है कि अभी आपका पोर्शन उधर बाकी था, तो मैं अभी बोला चलो भाई इधर पोर्शन खत्म कर देता हूँ, आई विल फिनिश इट, करेक्ट। बट फ्रैंकली स्पीकिंग जो बेस आपका बनना चाहिए, वो बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कितना भी अभी पढ़ा दूँ, आप बोलो पढ़ाओ, मैं तो पढ़ा देगा, मैं वो क्या है, ऑफिशियली मुझे तो आपका अच्छे से पोर्शन खत्म करना है भाई, ठीक है। लेकिन जो बेस बनना चाहिए, दैट बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वेयर थिंग्स आर लिटिल लैकिंग। इसलिए मैं उस कल भी आपको बोला ना कि अभी आपने पढ़ा है इसमें से तो पढ़ लो, नॉट अ प्रॉब्लम। आई डोंट बिलीव दैट लास्ट मोमेंट बच्चों को बुक्स ज़्यादा चेंज करनी चाहिए। बट अगर तुम रेडी हो तो तुम्हारा सक्सेस फॉर्मूला ना ऑडिट के लिए बहुत सिंपल है। दैट इज, आप मेरा जो लेक्चर्स है वो, चलो मेरा मेन लेक्चर्स नहीं तो मेरा यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स भी है इंटर से को लेकर, या तो मैं यहाँ पे भी रिवीजन कराने वाला हूँ, तो वो प्लस मॉड्यूल का क्वेश्चन बैंक, और कुछ भी मत करो। ये इसमें इतना कॉम्प्लिकेट किया ना चीज़ों को अननेसेसरीली, कि भाई चैप्टर वाइज नोट्स दे दो यार, ये क्या है ये, आप चैप्टर वाइज नोट्स दे दो, बात खत्म करो। ये चैप्टर में इतने कंसेप्ट है, बात खत्म हो गई। आज मैं पढ़ा रहा था अंधेरी में, मैं देखा
SS620 भी है इसके अंदर, 600 620 उस बाद में उधर लिखा है 620 इज नॉट इन योर सिलेबस बट जस्ट गो थ्रू इट, ऐसा कुछ तो नोट दिया है। मैं देखा आज अंधेरी में उधर, तो उसका कुछ का मतलब ही नहीं बनता है वो चीज़ का, अननेसेसरीली। ठीक है, ये देखो, तो दैट इज वाई द ओनली थिंग, इसमें आपके कुछ मार्किंग वार्किंग क्यों नहीं है ऐसे 560 वगैरह? तभी शीट दिया था इसलिए। हम्म हम्म एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। मेरे को पता है ना मैडम, इसलिए तो कल मैं ये सब कर नहीं रहा था, पर अभी आज इसने मेरे पे सवाल उठाया तो मेरे को तो करना पड़ेगा ना जस्टिफिकेशन, करेक्ट। तुम भाई मेरे पे आ जाओगे तो फिर मेरे को बता, जो रियलिटी है बताना पड़ेगा। अब देखो, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर अलग अलग कंसेप्ट में कैसे क्लियर होता है? अगर ये सब में फाफे चल रहे हैं तो ऐसे 560 में क्या पड़ा? तो उसमें तो ये सब एकदम हाई लेवल पे कंसेप्ट डिस्कस होते हैं। सो माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज, तुमको भी क्या करना चाहिए, तुम लोग ने जो भी पढ़ाई कर ली है उसको वैसे का वैसे ही रखो, मतलब नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ, देखो सब लोग दोनों ग्रुप ही देते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि सब दोनों ग्रुप दे तो बेटर है। हम तो विनर एटीट्यूड से जाएंगे कि दोनों देना है, ठीक है। बट अभी ना इसमें आपकी दो पॉसिबिलिटी होती है कि आप May 25 में बोथ ग्रुप्स दे रहे हो या May 25 में वन ग्रुप ही दे रहे हो, ठीक है। तो अभी जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनके पास तो टाइम बहुत कम है, बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनके पास तो टाइम बहुत कम है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनका जो एग्जिस्टिंग नोट्स है यूज इट, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। डोंट फॉलो माई नोट्स, खाली मेरा जो एसेस का स्टार्टिंग का ऐसे बेसिक्स में कराता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, अराउंड 10 to 12 आवर्स तक कराता हूँ मैं, वो अच्छे से कर लो ताकि सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आपकी एग्जिस्टिंग नोट्स यूज़ करो, एसेस का ऐसे बेसिक्स कर लो, मॉड्यूल क्वेश्चंस करो और विविध क्वेश्चन बैंक करो, बस। मॉड्यूल क्वेश्चंस करो और विविध क्वेश्चन बैंक कर लो, बस, इसके बियॉन्ड मत जाओ। समझ में आया? तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग नोट्स टेक्स्ट बुक है, डू इट, ऑलराइट, है कवर्ड है सब, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कवर्ड है, कुछ कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें हैं बट दैट्स ओके, 90-95% ऑफ एक्यूरेसीज अगर ही है तो नॉट अ प्रॉब्लम, और दैट डज नॉट मीन दैट आई एम सेइंग दैट इज बेटर देन मी। अरे तो जो लेके आया ना तो मेरे पास टाइप्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसा टाइप वाइप का कुछ है ही नहीं, ठीक है। पर क्या है कि मार्केटिंग गेन करने के लिए बच्चों को पैनिक कर दो, ये वाला चीप टेक्निक में मैं नहीं जाता, पर अब बच्चों को झूठ भी तो नहीं बोल सकते। अब जैसे मेरे को आज अंधेरी वालों ने बोला ऐसे 560 पढ़ा दो, मैंने पढ़ाना चालू किया तो फाफा 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 फाफा, तो फिर मेरे को पता चला कि भाई इस पे तो बेसिक कंसेप्ट की क्लियर नहीं है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको, जैसे अगर एक मिनट, हाँ आपको मेरे पास मेरा आईपैड, जैसे अगर आपको एविडेंस नहीं मिलता है, ओके, देन इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, वी इंक्वायर अबाउट द रीजंस, अगर वैलिड रीजंस रहेगा तो वी परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीड, ये सब मुंह पे होना चाहिए ताकि कोई भी सिचुएशन आए तो यू आर एबल टू आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो इसलिए जिनका बोथ ग्रुप्स है वो सिर्फ ये चीज़ फॉलो करो, प्लस क्या करते जाने का, पढ़ाई करते वक्त मेरा रिवीजन लेक्चर फॉलो करते जाने का, बस। और हम लोग जो टेस्ट सीरीज करने वाले हैं वो अटेम्प्ट करने का, दिस इज मोर देन इनफ। प्लेलिस्ट May 24 का है, अभी May 25 का नया प्लेलिस्ट अभी बनाएगा मैं,
साल में एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ रिवीजन का, फ्री में और कितना करूँ। ओके और वो बहुत मेहनत लगता है मुझे, 3-4 महीने लगते हो बनाने के लिए, तो 2 अटेम्प्ट चलाता हूँ। ये करी लेते तो ये तो संजीवनी बूटी थी, करी लेते तो इफ यू आर एबल टू फिनिश माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड स्टफ देन तो दैट इज डन, राइट। बट सी यू डोंट हैव टू स्कोर 95 इन ऑडिट, करेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, एंड दैट इज द रीजन तुम सिर्फ ये स्ट्रैटेजी के साथ जाओ। आप अपनी एग्जिस्टिंग नोट्स यूज करो। मैं तो अभी भी बोलता हूँ जो रिमेनिंग सिलेबस है वो मैं पढ़ा देता हूँ, वो पढ़ाने में कोई इशू नहीं, पढ़ा देता हूँ। बट फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें क्या ना, फिर मेरा मैसेज अगर गलत तरीके से गया ना तुमको, तुम लोग मेरा नेगेटिव बोलना चालू कर दोगे, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फ्रैंकली स्पीकिंग तुमको मैं अभी भी पढ़ाऊंगा ना, ये बैंक ऑडिट और वो जो क्या बाकी है ना कुछ वो पढ़ाऊंगा ना, तो कुछ ज़्यादा तुम्हारा लंबा रिटेंशन नहीं होगा। बैंक ऑडिट और वो सब में क्या होता है, लास्ट में एक साथ पढ़ने रहा होता है, जब एग्जाम के नज़दीक आते हो ना तभी एक ही बार पढ़ना होता है, 2 बार पढ़ना होता है मैक्सिमम, और एग्जाम देना होता है, दैट्स इट। तो आपके लिए फायदेमंद यह है कि आपका जो बाकी सब्जेक्ट्स बाकी है वो खत्म कर दो, फायदेमंद बोल रहा हूं मैं, बिकॉज अदरवाइज मैं, यू अंडरस्टैंड, आई एम गेटिंग पेड फॉर एवरी आवर ओवर ईयर, सो आई एम मोर मोटिवेटेड टू टेक लेक्चर्स। बट मैंने कभी ऐसे काम किया ही नहीं है, आई ऑलवेज थॉट कि स्टूडेंट्स के लिए क्या जरूरी है। इस वक्त तुम जिस स्टेज में हो, जॉइन एंड एंड स्टफ, एक मिनट ना बेटा, जूम में भी सबको जवाब देता हूँ, थोड़ा 2 मिनट सुन लो, थोड़ा आपका प्रॉपर काउंसलिंग हो जाएगा। इस वक्त तुम जिस स्टेज में हो तो तुमको क्या है, अभी ऑफिशियल पोर्शन थप्पा मारने के लिए खत्म कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग यू शुड नॉट अटेंड ऑडिट इस वक्त, कहीं पे भी नहीं। आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस दे रहा हूँ, आपको लास्ट में उसको जो बैलेंस टॉपिक्स है वो लास्ट में ही करने चाहिए, आपको एक ही बार करने चाहिए, खत्म करने चाहिए। वो भी कब करने चाहिए, जब हम लोग टेस्ट रखेंगे तब। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम लोग सूत यू बोल, वो गॉसिप नहीं चाहिए, मेरे से बात कर। जब सपोज मैंने टेस्ट रख दिया 3 चैप्टर का, कौन से चैप्टर का, बैंक ऑडिट, आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज एंड ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो 3 का मैंने टेस्ट रख दिया। वो 3 जिस हफ्ते में टेस्ट होगा वही हफ्ते में उसको पढ़ो, वही हफ्ते में उसको रिवाइज करो, वही हफ्ते में उसको टेस्ट लिखो, टाइम बच गया आपका। जब आप पहले से पढ़ाई करते रहते हो ना तभी वो सब इंपॉर्टेंट होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर वगैरह ऐसा। जब आप जैन वगैरह में आते हो ना, जैन एंड फेब फर्स्ट वीक एंड स्टफ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू स्टडी 1 टाइम, गिव द टेस्ट, फ्लश इट आउट ऑफ योर सिस्टम, then you have to just revise. That is how you're supposed to do. But officially I will complete the syllabus. Whoever wants to sit, you sit. Correct? But ये बेटर होता है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस ले लो, ऑलराइट, और जिस हफ्ते में टेस्ट होगा उस हफ्ते में ही वो लेक्चर्स देखो, कहीं पे भी मत बैठो, राइट, उसी हफ्ते में उसको लेक्चर्स देख लो, उसी हफ्ते में उसका टेस्ट दे दो, तो एक हफ्ते के अंदर आपका प्रिपरेशन भी हो गया, लेक्चर टाइम भी बच गया। जो अभी देने वाले हो, अभी लेक्चर टाइम भी दोगे, आप सोचो अभी लेक्चर टाइम भी दोगे, बाद में आप पढ़ाई भी करोगे, तो मतलब वो टॉपिक को 2 बार लोगे आप, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आप एक ही बार लो, पढ़ो, टेस्ट लिखो, बात खत्म करो, दैट इज ऑल्सो हाउ यू कैन डू इट। बट मैं पढ़ा देगा भी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। ना बेटा ना, सी प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया ना, करेक्ट, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया ना, दिस इज, ये बहुत सेफ फॉर्मूला है, दिस विल सेव योर टाइम। तो बोल रहे हैं मॉड्यूल सामने रखने के लिए ना, अभी वो देखो, अभी वो 1-2 इशू ऐसे होंगे, ठीक है, बट वो दैट यू हैव टू इग्नोर इट। वो अभी होता है ना कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस, अरे वो थोड़ा नॉर्मल लॉस लेके आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज और कितना, मतलब यू कैन नॉट कंप्लीटली चेंज द थिंग्स, अदरवाइज इट कैन बी लिटिल डेट्रीमेंटल टू यू, अंडरस्टूड। तो तुम्हारा जो भी एग्जिस्टिंग नोट्स है वो लेके चलो, ऐसे इसका मेरा ऐसे बेसिक्स कर लेना अच्छे से, मॉड्यूल क्वेश्चंस करो, विवित्सु क्वेश्चन बैंक करो, और बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन लेक्चर देख लो जब जो होगा तभी, और रिवीजन लेक्चर टेस्ट सीरीज के टाइम देख लो, और टेस्ट सीरीज दे दो, बात खत्म।
ये तुम्हारा फाइनल प्रिपरेशन थिंग है. दिस विल एंश्योर दैट यू आर इजीली अबव एग्जामिशन इन ऑडिट. डोंट वरी. ओके. एनीथिंग एल्स? હા. શું કહે છે? તમારે શું કરવું છે બોલો ને. हाँ, मुझे भी वो लगा. आपको चाहिए तो मैं पढ़ा देता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को तो एक बच्चा रहेगा तो ही पढ़ाऊंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है. सॉरी. हाँ, એટલે आई फील दैट इज बेटर. आपको मेरा फ्रैंक रिकमेंडेशन चाहिए ना. हाँ, तो मेरा फ्रैंक रिकमेंडेशन यही है कि आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो और बात खत्म करो. सो दैट इज मेरा फ्रैंक रिकमेंडेशन है. एक मिनट उभो रहीश. जूम में समझा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? पर फिर तुम लोग सुनो, हम लोग का भाई ये लॉन्च स्टेज है, समझ में आ रहा है? तुम लोग फिर ये नहीं बोलने चाहिए सर ने भगा दिया, पढ़ाया नहीं वगैरह. समझ आ रहा है? हाँ, दोनों बाजू ढोलका मत मारना. मैं तो रेडी है पढ़ाने के लिए, मेरा नौकरी जाएगा. समझ में आ रहा है? जूम में हेलो, समझ में आ रहा है? बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बात बताऊँ, वो लोग भी पोर्शन कंप्लीशन के डेट के चक्कर में भगा ही रहे हैं. तो ये तो फिर मतलब ही क्या है पढ़ाने का जब भगाना ही है? तो अगर भगाना ही है तो बच्चा एक ही बार देखे, पॉज कर करके देखे, अच्छे से देखे, बात खत्म करे. विधि 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 स्पीकर पर जाए, मैंने गाड़ वाड़ नहीं आपती. हेलो. हाँ, ये शी इज माय एम्प्लॉय. તો વિધિ ઓલો બધો ગૂગલ ફોર્મમાં રિસ્પોન્સીસ આવી ગયા છે છોકરાઓના, તો એ લોકોને રેકોર્ડેડ લેક્ચર્સના એક્સેસ ક્યાં સુધી મળશે? મેં ક્લાસ ચેક કર્યું હતું ને તો કેટલા હતા, અરાઉન્ડ 323 હતા. 347 છે કરંટ. 347 રિસ્પોન્સીસ છે. હા. હા, તો કામ તો જેટલા છે બધાને ચાલુ કર ને એક્સેસ આપવાનું. ક્યારે થશે એક્સેસ આપવાનું કામ? હું તને શું કહું છું, તો ઓલા નજીમ સાથે વાત કર, એક સાથે એક્સેલ ફાઇલ જ અપલોડ કરી દે, એક સાથે એડ કરી દેશે બધાની હોલસેલમાં. હા, તો થઈ જાય. હા. હા. મને ક્યાં સુધી જવાબ આપીશ? કાલ. નહીં નહીં નહીં, આજે આજે ફોનમાં વાત કરી લો. આન્સર તો આપી દેવું, પણ એડિશનમાં ટાઈમ તો થોડું. નહીં નહીં, એને કે અર્જન્ટ કરવાનું છે, આજે ને આજે કરવાનું છે એમ કહીશ ને વિધિ, એટલે કાલ સુધી થશે. હા, શું? તો એમ કહીશ ને કે આજે ને આજે કરવાનું છે તો કાલ સુધી થશે. અચ્છા, ઠીક છે, ચાલો. હા, ને કેટલું 6 મંથ્સ કે 3 મંથ્સ? ના ના, 6 મંથ્સનું આપા લોકોને, 3 મંથ્સનું નહીં. મંથ્સને પ્રાઇસ સેમ જ આપણી જે છે. અરે એ તો આપણે જ બેર કરવાની છે. ઠીક છે, આ બધું ફ્રી એક્સેસ છે, સમજાવો. શું થયું? એ આપણે જ બેર કરવાની છે, ફ્રી એક્સેસ છે. એ તને પ્રાઇસિંગનું તને સમજાવું પછી. આ તો કોલ કરશો ને તમે? હા હા, સ્ટુડન્ટ સાંભળે છે તને, ઝૂમ પર છો તું લાઈવ. ઓકે ઓકે ઓકે. હા, ના બધાને જવાબ આપજો કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો. ओके ओके. हाँ चलो बाय. हो जाएगा कल तक. और बुक्स का मैं क्या करूँ? बुक्स चाहिए ना? ठीक है. बुक्स एग्जैक्टली कल तक अवेलेबल होगा कि नहीं सेंटर पे वो नहीं पता मेरे को. ठीक है, पर एक्सेस कल मिल जाएगा आपको. ऐसे बेसिक्स तो देखना चालू करो. बेसिक्स अभी बेसिक्स पढ़ा दो ऐसा. हो जाएगा भव्या, हो जाएगा, डोंट वरी. बेसिक्स पढ़ा दो अभी ऐसा. ठीक है चलो. वो कैसा होता है मेरा लेक्चर है ना, ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाता है ना. तो अभी जैसे अभी मैंने आपको बेसिक्स किया, तो अभी बेसिक्स ख़त्म नहीं होगा आज के सेशन में. फिर क्या कल वापस बेसिक्स का रखूँ?
उससे अच्छा मैं बोलता हूँ तुम रिलैक्स करो आज और मैं बस कैसा होता है बेटा 2-2.5 घंटा ऐसा समझ में आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि सर ऐसा मैगी जैसा पढ़ा दो ऐसा नहीं तो पढ़ाना है तो फिर पूरा 10-12 घंटे एक साथ है ऐसा अदरवाइज नहीं है इट कैन नॉट बी मिड वे ठीक है और उसमें कैसा होता है जैसे मैं ऐसे बेसिक्स में कंसेप्ट नंबर देता हूँ कंसेप्ट नंबर 1 फिर वो उसको आगे के चैप्टर में उसका रेफरेंसेस देता जाता हूँ मैं समझ में आ रहा है सो इट विल बी लिटिल आई कैन अंडरस्टैंड आप आज आज का कुछ तो कर दो आज ऐसा बट वो ऐसा नहीं होता बेटा उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा डबल टाइम डालना पड़ेगा आपको दैट इज हाउ इट विल बी बाकी बोलो तो फिर पूरा ही पूरा पढ़ाता हूँ इधर ऐसा कुछ नहीं है मुझे हाँ એમ કે આવું છું બોલો બોલો આપ બોલો એટલે કેવી રીતે રેકોર્ડેડ જોઈ શકશો નો 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 નહીં हाँ 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 बेसिक्स में नोट्स का कुछ लेना देना नहीं बेसिक्स में टेक्स्ट बुक का कोई लेना देना नहीं है तुम लोग कल से बेसिक्स देखना स्टार्ट कर सकते हो और ये क्या बोल रहा है अक्षय बराबर बोल रहा है बोलता है रिकॉर्डिंग में हम 2x में भी देख सकते हैं वैसा वो थोड़ा बराबर बोल रहा है आई थिंक वैसा आपका जो डिसीजन है वो करता हूँ मैं आपका फिर वो ऊपर से वो फिर वो लोग लॉन्च नहीं करने चाहिए देखो दे दिया उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसा समझ पा रहे हैं हाँ, वो मेरे को ऐसा आपका मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उनसे भी वो कंप्लेन है कि अगर आप लास्ट 10 दिन में पोर्शन भगाने वाले हो तो फिर तो मतलब ही क्या है तो फिर बच्चे को आराम से करने दो ठीक है दैट इज हाउ इट इज पर मैं करूंगा तो फिर वो शांति से करूंगा ऐसा वो भगा भगा के नहीं होगा मेरे से व्हाट यू वांट टू डू मैं बताऊँ आपको मैं पूरा प्लान करके दूँ आपको अभी मैं हाँ अभी मैं तुम लोग का ना मेरे हाथ में ले लेता हूँ ये मैं ना तुम लोग को एक पूरा टेस्ट का शेड्यूल बना के देता हूँ ठीक है उसमें टॉपिक्स डिवाइड कर देता हूँ और तुमको पूरा प्लानर बना के दे देता हूँ कि इस हिसाब से पढ़ाई करो करेक्ट आओ इतना पढ़ाई करो टेस्ट लिखो 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 दैट्स इट तो तुमको ज़्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है वो प्लानर मैं अभी बना लेता हूँ किंजल मैम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का उनके साथ बैठ के अभी सेट कर लेता हूँ सब में ठीक है तो उसी के हिसाब से लेक्चर्स देखो और उसी के हिसाब से टेस्ट लिखो तो अकाउंटेबिलिटी रहेगा अब सुनो जो टाइम में जिसकी कमी चल रही है सपोज आपको 10 ऐसे कुछ ऐसे थे जो वहां पे अच्छे से समझ गए थे तो ठीक है तो वो नोट्स फॉलो कर लो इट्स ओके मैं तो चाहता हूँ मेरा ऐसे बेसिक्स करो आप ठीक है मैं एट दी एंड बच्चा पास होना चाहिए मेरे से वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बच्चा पास होना चाहिए वो पास होके फाइनल में तो मेरे पास ही आएगा इसलिए तो ओके तो ऐसे करो मैं आपको पूरा प्लानिंग करके दे देता हूँ ऑलराइट और आपके फ्रेंड्स को भी बोलो प्लानिंग फॉलो करने के लिए और ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फॉलो करने के लिए ओके ये बराबर है हेलो यस और एक्सेस मैं अभी का भी दिलवाता हूँ मैं खुद ही बैठ जाता हूँ अभी तो ये सब क्या एडमिन चीज़ों में मेरा 2-3 घंटा जाएगा तो वो ख़त्म करके पूरा प्लान के साथ आपको दे देता हूँ मैं ठीक है बोलो अब बोरीवली अंधेरी दोनों का प्लान कर देता हूँ ऐसे और कुछ देखो वेटेज से वेटेज आई टेल यू वेटेज का पीडीएफ तो आईसीए का खुद का है वो पता है ना आपको वही फॉलो होता है रिलीजियसली फॉलो होता है आईसीए का वेटेज पीडीएफ है पता है ना आपको जूम में सब लोग मेरे साथ है ना मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो ना हाँ यस देखा है वो पीडीएफ देखा है आपने
एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये चैप्टर 1 4 to 6%, ये 8 to 12%। चैप्टर का इंडेक्स है तुम्हारे पास? नहीं ना, या तो खाली नोटबुक में ऐसा लिखना रहेगा तो लिख दो, या तो पीडीएफ तो है ये रहा। चैप्टर 1 4 to 6%। आज कौन सा टॉपिक लिया है सर ने उधर? बैंक ऑडिट। अच्छा हाँ, तो बच्चे को लगा खत्म हो जाएगा। 8 to 12%। चैप्टर 2। चैप्टर 3 8 to 12%। चैप्टर 3 8 to 12%। चैप्टर 4 12 to 18%। 12 to 18%। अच्छा, चैप्टर 4 और 6 का कंबाइंड वेटेज है। एक मिनट। हाँ, चैप्टर 4 और 6 का कंबाइंड वेटेज है, 4 और 6 का कंबाइंड वेटेज है 12 to 18%, मतलब 15 मार्क पकड़ के चलो। सबसे बड़ा वेटेज चैप्टर 5 का है, 12 to 20%, पर वो भी अराउंड 16 मार्क्स का इम्पैक्ट आता है, 16 मार्क्स का। पर उसके लिए आपका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। चैप्टर 7 8 to 12%। 7 8 to 12%। चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट 8 to 12%। नाइन और 10 का कंबाइंड वेटेज है 12 to 18%। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप देखोगे ना, चैप्टर 5 9 और 10, ठीक है, इसको मैं नॉन एसए सिलेबस बोलता हूँ। कौन सा सिलेबस? नॉन एसए सिलेबस। तो ये नॉन एसए सिलेबस अगर आप देखोगे ना, तो ये 15 मार्क और वो 15 मार्क, 30 मार्क्स तो इधर ही है ना। तो जिसका एसएस में थोड़ा तकलीफ चलता रहता है ना, वो फिर भी 30 मार्क्स ऐसे टारगेट करता रहता है। तो मैं टेस्ट सीरीज में कैसा शेड्यूल रखूंगा, एक टेस्ट सिर्फ इसका रखूंगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको मस्त एकदम रगड़ के पढ़ो, पढ़ाई कर लो, रिवीजन वीडियोस भी है मेरे, वो भी देख लो, मस्त रेडी कर लेने का एकदम, और टेस्ट देने का सीधा। अंडरस्टूड? वैसा। तो ये 30 मार्क्स को अगर आपने टारगेट किया ना, तो मजा आ जाएगा, इट विल बी वंडरफुल। फिर चैप्टर, अच्छा, मेरा चैप्टर 5 अगर आप देखोगे ना, चैप्टर 5 तो मेरा बहुत छोटा वीडियो मिलेगा आपको। ऐसा क्यों? बिकॉज मैं जो भी बैच लेता हूँ ना, उसमें नॉर्मली अकाउंट्स हो चुका रहता है। आज जैसे आप में भी देखो अकाउंट्स हो चुका है, तो बिकॉज अकाउंट्स हो चुका है ना, इसलिए चैप्टर 5 बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, कोई बैच में अगर मैं स्टार्टिंग में घुसता हूँ और अगर चैप्टर 5 है तो बहुत टाइम लगता है। अंडरस्टूड? तो चैप्टर 5 है ना, उसको पढ़ना ही मत, पहले अकाउंट्स पढ़ लेना। अगर अकाउंट्स एकदम स्ट्रांग है तो चैप्टर 5 2 घंटे का भी टॉपिक नहीं है, अगर अकाउंट्स स्ट्रांग है तो। ओके, चैप्टर 8 9 10। चैप्टर 11 8 to 10%। चैप्टर 11 8 to 10%। तो अभी तुम ही मुझे एबीसी एनालिसिस करके दो। स्मार्ट वर्क होगा चैप्टर 5 9 and 10 को एग्रेसिवली टारगेट करना,
एग्रेसिवली टारगेट करना, दैट विल बी द स्मार्टेस्ट वर्क दैट यू विल डू। बाकी चैप्टर 4 एंड 6 दोनों इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे ना चैप्टर 4 में आपने जितने भी एसेस पढ़े होंगे, चैप्टर 4 में आपने जितने भी एसेस पढ़े होंगे 500, 501, 505, 510 सब इंटरेस्टिंग लगे होंगे, करेक्ट। तो चैप्टर 4 एंड 6 कंबाइंड एक स्मार्ट वर्क जैसा है, ठीक है। बस वो भी थोड़ा आपको अच्छा सा वेटेज भी है, अच्छा हो भी जाता है। बाकी जो छोटे छोटे स्मार्ट वर्क में अगर बोलो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है, चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसके अंदर के सारे कंसेप्ट्स वगैरह डिफिकल्ट है थोड़े, इसलिए अगर आप देखोगे ना मेरा 55 मिनट्स का रिवीजन वीडियो है इसका, तो उसके अंदर ना मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बोली है। एंड बाय लक तो ऐसा हो रहा है, बाय एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि May 24 बोलो आप, सितंबर 24 बोलो, जो भी बोलो अटेम्प्ट, तो आ रहा है वही रिवीजन वीडियो में से जो चैप्टर 3 वाला है ना वो। तो बिकॉज वो मैंने बहुत एनालिसिस के बाद बनाया हुआ है उसको, एकदम घटिया वीडियो है, मतलब ऐसा विजुअल अपील वाइज घर पे शूट किया था, करेक्ट। बट वो ठीक है, अभी अच्छा है इसलिए मैं निकाल नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है। सो वो कर सकते हो आप, वो वहाँ से कर सकते हो अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो। बाकी ये डिजिटल ऑडिट का भी अलग से है, ठीक है। बोलो और क्या पूछना है, बोलो। गया हाँ हाँ, वुड यू टेल मी ना, यू गिव मी द लिस्ट। मैं तो रोज रोज आने के लिए रेडी हूँ आपके लिए। कुछ ऑडिट ट्रेल, हाँ कंसेप्ट ऑफ असर्शंस नहीं पढ़ा है, हाँ। अरे कंसेप्ट ऑफ असर्शंस के बगैर पूरा ऑडिट सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता। आप सोचो, एक मिनट, वो बीच बीच में पढ़ाया होगा, मैं आपको बताऊं, बीच में पढ़ाया होगा, फिर आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी होपफुल। या आपको जैसे ऐसे 501 है तो उसमें आप क्या बोलते हो, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन क्या है, असर्शन। अरे गेटिंग माय पॉइंट, रुको असर्शन का कंसेप्ट अभी पढ़ा देता हूं, आ जाओ। नहीं असर्शन मतलब आइटम नहीं हुआ, नहीं आ जाओ आ जाओ। अरे आइटम, हाँ पढ़ा देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ असर्शन पढ़ा दो, ठीक है चलो। हाँ अभी सुनो, हाँ टेल मी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय whom? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय whom? मैनेजमेंट, ओके। फाइनेंस, इसका मतलब क्या ना इसे, कि मैनेजमेंट जो है वो कुछ ना कुछ बताने की ट्राई कर रहा है थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट जो है वो कुछ ना कुछ बताने की ट्राई कर रहा है थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपका होता है बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कितना कुछ होता है। ये सब को मिलाकर मैं बोल देता हूं TBD, ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। ये सबको मिलाकर मैं बोल देता हूं TBD, ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स, ओके। अब टेल मी, पता है जब आप लेक्चर चालू होता है तब आप जब बच्चा ऐसा देखता है, इसका मतलब क्या है, वेटिंग फॉर लेक्चर टू बी कंप्लीटेड। ये होता है बच्चे की तरफ से मुझे दिया गया एक असर्शन, ये होता है बच्चे की तरफ से मुझे दिया गया एक असर्शन। असर्शन मतलब यू आर गिविंग एन एक्सप्लेनेशन, असर्शन मतलब यू आर गिविंग एन एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अभी हम लोग क्या वेरीफाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय whom?
मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है? ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है? ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। सो असर्शंस का मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट जो भी एक्सप्लेन कर रहा है, मैनेजमेंट जो भी in the financial statements about various transactions, balances and disclosures. I repeat, whatever management is trying to explain in the financial statement about various transactions, balances and disclosures. So assertions are nothing but explanations given by the management in the financial statements. ये रफ लिख रहा हूं, about various transactions, balances and disclosures. All right, that is the concept of assertion. एक मिनट स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। लेट अस से आप प्रोफेशनल एकेडमी का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप P&L देखोगे। P&L के अंदर एक आइटम दिखेगा। क्या आइटम दिखेगा? व्हाट इज RFO? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर जाओगे तो मेन रेवेन्यू कौन सा होगा? एडमिशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यस और नो सर? यस। ओके, ये एडमिशंस ऑफ द स्टूडेंट्स वेरीफाई करने के लिए आप इनवॉइसेस देखना चालू करोगे, यस और नो सर? फी रिसीट्स देखना चालू करोगे, यस और नो सर? यस। ओके, फी रिसीट के अंदर क्या क्या चेक करोगे? अमाउंट। ओके, अमाउंट GST बराबर है कि नहीं? वेरी गुड। आप वेरीफाई कर रहे हो एक्यूरेसी। क्या वेरीफाई कर रहे हो? एक्यूरेसी मींस अमाउंट चेक करना, ठीक है, अमाउंट फैक्ट्स को चेक करना, दैट इज एक्यूरेसी। और क्या देखोगे इनवॉइस के अंदर? अमाउंट, डेट, डेट ऑफ इनवॉइस देखना पड़ेगा कि वो कौन से अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है, यस और नो सर? यस। डेट देख रहे हो आप, मतलब आप देख रहे हो कट ऑफ, whether transactions have been recorded in the correct accounting period. आप डेट क्यों देखते हो? ताकि पता चले कि सही अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे कि नहीं हो रहे। whether transactions have been recorded in the correct accounting period, that is cut off. ओके, और क्या देखोगे इनवॉइस में? इनवॉइस में और क्या देखोगे? सर ये मतलब एडमिशन का ही इनवॉइस है ना, सही अकाउंट में तो गया है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, सही अकाउंटिंग तो हुआ है कि नहीं हुआ है, डेबिट क्रेडिट सब बराबर तो हुआ है ना? हाँ, मतलब आप देख रहे हो क्लासिफिकेशन। क्या देख रहे हो? कि चीजें सही अकाउंट में तो गई है ना। मैं अभी तक मैं असर्शन कंसेप्ट क्या नहीं बोलूंगा, हम खाली प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो चीजें सही अकाउंट में गई है कि नहीं गई है। एक मिनट, ये इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट, जब इनवॉइस दिखेगा, जब बैंक स्टेटमेंट में एक्चुअल अमाउंट दिखेगा कि आया हुआ है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैन आई से आपको भरोसा आएगा कि एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन हुआ है, यस और नो सर? हाँ, तो उसको हम कहते हैं अकरेंस। क्या कहते हैं? बिकॉज मुझे ये फील होना चाहिए कि ये एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अकरेंस। एम आई क्लियर विद दिस? यस। ओके, देन भाई साहब ये पूरा जो एडमिशंस वगैरह है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर दिखना चाहिए, ऑलराइट, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, P&L का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम नहीं है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, क्या बोल रहा हूं मैं? प्रेजेंटेशन एंड नोट्स टू अकाउंट्स बराबर होने चाहिए, ठीक है, और कहीं कुछ छूट ना जाए, हाँ, कहीं कुछ मिस आउट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एडमिशंस दिख रहे हैं 100 लेकिन स्टूडेंट्स दिख रहे हैं 200, दैट मीन्स कहीं कुछ तो गड़बड़ है ओवर हियर, दया, यस और नो सर? यस। ऑलराइट, कंप्लीटनेस, देयर शुड बी नो ओमिशन, देयर शुड बी नो ओमिशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब सुनो, कैन आई से कि यही जब भी मैनेजमेंट बोलता है कि हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ये एडमिशंस हुए हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट हमको ये सब बताने की ट्राई कर रहा है कि ये देख ये एडमिशन हुआ है, अकरेंस, ये देख ये अमाउंट पे हुआ है, एक्यूरेसी, ये देख ये अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है, कट ऑफ, वन मोर टाइम, ये देख एडमिशन हुआ है तो क्या हुआ? अकरेंस। ऑलराइट, ये देख ये अमाउंट पे हुआ है तो क्या हुआ? एक्यूरेसी। ये देख ये अकाउंट के अंदर, सॉरी, ये देख ये पीरियड में हुआ है, ये अकाउंटिंग ईयर का है, कट ऑफ।
और ये देख, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये देख ये देख ये देख ये देख, ये अकाउंट में जाना चाहिए, सेल्स में, मतलब रेवेन्यू में, ठीक है, क्लासिफिकेशन। और ये देख 100 एडमिशंस दिख रहे हैं और 100 स्टूडेंट्स है, हमने कुछ भी ओमिट नहीं किया है, कंप्लीटनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कि अदर इनकम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपका वो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, तो ये सब मैनेजमेंट हमको बताने की ट्राई कर रहा है, वही हम वेरीफाई कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर मैनेजमेंट्स assertions about P&L items. Which items? About transactions. About transactions. I repeat, management's assertions about P&L items. Alright. अभी आपको क्या बोल दिया? assertion का मतलब आइटम। इनवॉइस जैसे एडमिशन एक आइटम है, लेकिन उसमें assertion इतने सारे हैं। Are you getting my point? So assertion मतलब एकदम माइक्रो लेवल पे जाके हम लोग क्या क्या वेरीफाई कर रहे थे? सब्जेक्ट मैटर बीइंग वेरीफाइड। बोलो, द सब्जेक्ट मैटर बीइंग वेरीफाइड। ऑडिटर पूरा ऑडिट एविडेंस ही लेता ही इसलिए है, ऑडिटर पूरा ऑडिट एविडेंस लेता ही इसलिए है ताकि वो क्या वेरीफाई कर पाए? मैनेजमेंट्स असर्शंस। वन मोर टाइम, ऑडिटर ऑडिट एविडेंस लेता ही इसलिए ताकि वो क्या वेरीफाई कर पाए? मैनेजमेंट्स असर्शंस। और असर्शंस का मतलब क्या है? वॉट एवर एक्सप्लेनेशंस आर गिवन बाय द मैनेजमेंट, वॉट एवर आर गिवन बाय द मैनेजमेंट with respect to various transactions, balances and disclosures, with respect to various transactions, balances and disclosures. All right, so that is nothing but assertions. वही तो हम वेरीफाई करना चाहते हैं। Are you getting my point? Yes or no sir? Yes. Wait, ये तो मैंने P&L वाली आइटम समझाई एक, अभी बैलेंस शीट वाली आइटम ले लेते हैं। आपका मेरा सबका फेवरेट इन्वेंट्री। ऑलराइट, टेल मी, अगर इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है तो वहां पे एक्चुअली फिजिकल वेरिफिकेशन पे जाना पड़ेगा, यस और नो सर? अच्छा, जब हम जाएंगे तो पता चलेगा, अरे ये देखो, ये रही इन्वेंट्री, ये है, तू है कि नहीं, एग्जिस्टेंस। सबसे पहले मुझे क्या देखना है? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। सबसे पहले मुझे क्या देखना है? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। ऑलराइट, उसके बाद ये इन्वेंट्री क्या है? तुम लोग इतने सालों से बोलते रहते हो ना, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। ऑलराइट, वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, मतलब आप क्या चेक कर रहे हो? फिर ये इन्वेंट्री पे मेरा हक है नहीं है, क्या बैंक के पास मैंने इसको लोन पे रखा हुआ है, वॉट एवर इट इज, हर एक आइटम का चेक करना पड़ता है। आर एंड ओ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्या चेक करना पड़ता है? आर एंड ओ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ऑलराइट, देन कहीं कुछ छूट ना जाए, कंप्लीटनेस। फिर हेलो, इन्वेंट्री के अंदर भी पता है ना, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP, यस और नो सर? फिनिश गुड्स में जाना चाहिए, रॉ मटेरियल WIP, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का अकाउंटिंग नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स सही अकाउंट में जाना चाहिए, सही अकाउंट में जाना चाहिए मीन्स क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट्स असर्शंस अबाउट बैलेंसेस। क्या बोलते हैं इसको? Management's assertions about balances. All right. So everyone listen to me. Management के जो assertions होते हैं वो transactions के लिए भी होते हैं and balances के लिए भी होते हैं। वो transactions के लिए भी होते हैं and balances के लिए भी होते हैं। Transactions यानी P&L items. Which items? Transactions. And आपका balances यानी balance sheet items. चलो वन मोर टाइम, ट्रांजैक्शंस में क्या क्या वेरीफाई करना होता है? OCA, ऑलराइट, CCD, या तो ऐसा गाना गाते हैं, OCA CCD। सबसे पहले मुझे देखना है अकरेंस, देन कट ऑफ, देन एक्यूरेसी। अकरेंस, ये ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कट ऑफ कौन से अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है, एक्यूरेसी इसका अमाउंट्स एंड फैक्ट्स को लेकर। ऑलराइट, एंड देन क्लासिफिकेशन,
कंप्लीटनेस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. क्लासिफिकेशन का मतलब सही अकाउंट में गया है कि नहीं गया है. कंप्लीटनेस, देयर शुड बी नो ओमिशन. एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर यानी फॉर्मेट एंड द नोट्स टू अकाउंट्स. ऑलराइट. एंड जब बैलेंसेस की बात करते हैं हम लोग, बैलेंसेस की बात करते हैं तो EVRCCD बोलो. EVRCCD. E फॉर existence, V for valuation, R for rights and obligation, then completeness, classification, presentation and disclosure. Are you clear with this? Yes sir. All right, now listen to me. Auditor जितना भी audit evidence लेता है, it is always to verify management's assertions. अब थोड़ा practically बात करो मेरे साथ. मैं आपको अलग अलग audit procedure लिख के देता हूँ. All right. आप बोलो कि इसमें से कौन सा असर्शन मैं वेरीफाई कर रहा हूं. एक काम करो, आपके पास है कुछ नोट्स है तो लिखा हो तो मैं लिखा देता हूं. पहले थोड़ा लिखो ताकि तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. हेडिंग दे दो मैनेजमेंट्स असर्शंस. Management's assertions. Okay, write down there. ये assertions का कंसेप्ट तो मेरा ऐसे बेसिक्स में है. Assertions are representations. Representations यानी explanations. Made by the management. Assertions are representations or explanations made by the management regarding various transactions, balances and disclosures. In the financial statements. Regarding various transactions, balances and disclosures in the financial statements. Okay. Down arrow. Auditor obtains audit evidence auditor obtains audit evidence to verify following management's assertions. To verify following management's assertions. Divide into two. Assertions about transactions. And assertions about balances. Assertions about transactions and assertions about balances. Assertions about transactions. OCA CCD.
O for occurrence. O for occurrence. O for occurrence. C for cut off. मैडम ने कहा थोड़ी बार वेट करा पूछो. हाँ हाँ 30 minutes. हाँ. Occurrence, cut off. Cut off means correct accounting period. A for accuracy. Accuracy means correct amount. And CCD, yes. Classification, correct account, completeness, that means there is no omission. And D for disclosure and presentation, or presentation and disclosure. Okay. Assertions about balances. EVR, CCD. E for existence, कि whether assets and liabilities actually exist करते हैं कि नहीं करते as on the balance sheet date. V for valuation. R for rights and obligations. CCD तो इधर वो सेम ही है. CCD तो इधर सेम ही है. ऑल राइट, डन. ठीक है, चलो. अब ये ना आपका थियरी रेडी हो गया. अब मेन इसका क्या आता है पता है? प्रैक्टिकल आता है. फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, मैं जरा ICA वेबसाइट से निकालने की ट्राई करता हूँ एक क्वेश्चन. पहले आपको एक दो इजी प्रैक्टिस कराता हूँ. फिर आप ना ऐसा बना लो, ऑडिट प्रोसीजर, असर्शन बीइंग वेरीफाइड. मतलब मैं ना आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ, आपको सोच के बताना है कि इसमें कौन सा असर्शन वेरीफाई हो रहा है. मतलब मैं क्या वेरीफाई करने की ट्राई कर रहा हूं. चलो, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन ईयर एंड, क्या वेरीफाई करने की ट्राई करो? एग्जिस्टेंस. Identification of litigation and claims involving the entity. Identification of litigation and claims involving the entity.
राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ऑलराइट, वेट। डिस्क्लोज, हाँ ये पहला वाला तो एकदम इजी दिया था, अब मजे करो। दूसरा वाला क्या बोल रहे हो? डिस्क्लोजर। एक पूछ, वेट, दूसरे का आंसर नहीं दिया मैंने, मैं तो खेल रहा हूं आपके साथ। एक्यूरेसी, वो टाइप्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तू हाँ, मैं टेंशन मत ले, मैं खाली ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ऐसे 501 ओपन करे, ऐसे 501। ऐसे 501 उसमें देख लिटिगेशन एंड क्लेम्स का होगा एक अलग से। ऐसे 501, हाँ क्या लिखा है उसमें? फर्स्ट लाइन पढ़ना, डायरेक्ट उधर से चालू किया है, कुछ हेडिंग नहीं दिया है। आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज प्रॉपर्ली। और जब ऐसे चालू हुआ है तब भी क्या बोला है? दिस ऐसे डील्स विथ, हाँ सर्टन एस्पेक्ट्स, ऐसा वर्ड यूज किया है। दिस ऐसे 501 डील्स विथ ओनली 3 थिंग्स: existence and condition of inventory, not valuation of inventory, then completeness of litigation and claims, and presentation and disclosure of segment reporting. certain aspects ऐसे सब वर्ड्स है ही नहीं। इधर देखो, इधर देखो, मैं जब कुछ आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहा हूं, मैं जब कुछ सोचो आप, मैं जब कुछ आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहा हूं, टेंशन मतलब हो जाएगा, मैं सब कुछ आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहा हूं, आइडेंटिफाई मतलब मुझे किस चीज का डर है? कहीं छूट ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए। मैं जब आइडेंटिफाई करने की ट्राई करता हूं, जैसे ही तुमको वर्ड दिख गया आइडेंटिफाई, कौन सा वर्ड? मीन्स आई एम वरीड अबाउट कंप्लीटनेस। बाद में मैं देखूंगा कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स में कितना लिटिगेशन है, कितना क्लेम्स है, क्या है इसमें, कितने राइट्स है, ऑब्लिगेशन है, बाद में है। सबसे पहले मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूं? आइडेंटिफाई क्यों कर रहा हूं? कहीं कुछ छूट ना जाए। अरे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए सबसे पहले तो पहले मैं ढूंढ तो लू, आइडेंटिफाई तो कर लू। कहीं लोग छुपा तो नहीं रहे? मैं तुमको शॉर्टकट बोलूं, आइडेंटिफिकेशन वर्ड कहीं पे भी आएगा ना, कौन सा वर्ड? तो हमेशा क्या मार्क करने का? बिकॉज आइडेंटिफिकेशन इज ऑलवेज बिकॉज वी आर वरीड कि कहीं कुछ ओमिट ना हो गया। सो आइडेंटिफिकेशन वर्ड कहीं पे भी दिख गया तो क्या मार्क करने का? कंप्लीटनेस। ऑलराइट, थर्ड, whether GST has been correctly charged on sales. तू समझा भाई मैं क्या बोला? समझा ना? आइडेंटिफिकेशन वर्ड कहीं भी दिखेगा तो क्या बोलने का? कंप्लीटनेस। बाकी क्वेश्चन को इग्नोर मारने का। वेदर जीएसटी हैज बीन करेक्टली चार्ज ऑन सेल्स। ऑलराइट, जब मैं ये देखता हूं वेदर जीएसटी हैज बीन करेक्टली चार्ज ऑन सेल्स, मींस मैं क्या चेक कर रहा हूं? एक्यूरेसी। बिकॉज सबसे पहले क्या देखने का पता है कि जो भी क्वेश्चन है वो कौन सा वाला क्वेश्चन है? पीएनएल वाला क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है? ऑलराइट, अगर आपका पीएनएल वाला क्वेश्चन है तो पीएनएल की साइड से आपको देखना, आंसर देखने का। ये सब अलग अलग असर्शंस, क्लियरली जीएसटी चार्ज ऑन सेल्स मींस अमाउंट, मैं इसमें क्या वेरीफाई कर रहा हूं? एक्यूरेसी। ऑलराइट, ओके। अब अगर इन्होंने रखा रहेगा तो मजा आएगा। देखो
Jan 25 का पेपर देगा ऑडिट का, मस्त। ओके सीए मुस्कान इज द ऑडिटर ऑफ 2 कंसर्न्स। मुस्कान है ना, 2 कंसर्न्स के ऑडिटर हैं, वेल स्टार होम्स एंड वेल स्टार स्टोर्स। मेरे सामने तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है मैं तो डर जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ पता है, तो थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। वेल स्टार होम्स, क्या है दूसरा, वेल स्टार स्टोर्स, ठीक है। दोनों की ऑडिटर कौन है, मुस्कान। वेल स्टार होम्स एंड वेल स्टार स्टोर्स, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। Partners in both the firms are common. While auditing financial statements of Wellstar Homes, she has noticed that few expenditure bills pertaining to Wellstar stores have been entered in its books. Which assertion of Wellstar Homes is disproved in the above situation? आराम से बेटा। Partner in while auditing the financial statements of, one more time, while auditing the financial statements of, okay, तो आप किसका ऑडिट कर रहे हो, वेलस्टार होम्स का, ओके। अब उसमें ऐसा क्लियरली दिख रहा है, शी हैज नोटिस दैट फ्यू एक्सपेंडिचर बिल्स पर्टेनिंग टू वेलस्टार स्टोर्स, यानी वेलस्टार स्टोर्स के जो एक्सपेंस बिल्स हैं, बिल्स इसके हैं पर अकाउंटिंग इधर हुआ है। हेलो, किसी दूसरी एंटिटी के बिल्स यहां से अकाउंट हो गए, तो टेल मी, ये बिल्स तो ये एंटिटी के है ही नहीं, ये बिल्स तो ये एंटिटी के है ही नहीं। अब जब मैं बिल्स की बात करता हूं, मतलब मैं बैलेंस शीट आइटम की बात कर रहा हूं कि पीएनएल की, हाँ अक्षय धीरे जाएंगे बेटा, बैलेंस शीट आइटम की बात कर रहा हूं कि पीएनएल की, पीएनएल आइटम की, यस और नो सर, यस। इसका मतलब पीएनएल में कुछ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे रिकॉर्ड हो चुके हैं जो ये एंटिटी के है ही नहीं। अक्षय मेरी बात सुन, अक्षय, जो तेरा है ही नहीं उसका अकाउंटिंग हो चुका है, जो है वो मिस आउट नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो है वो मिस आउट हो जाए तो कंप्लीटनेस, आई रिपीट, जो है वो, तो कौन सा असर्शन वायलेट हो गया, कंप्लीटनेस। जो है ही नहीं उसका अकाउंटिंग हो गया, मतलब जो अकाउंट हुआ है वो ये एंटिटी के नाम पे हुआ ही नहीं है। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो सर? तो कौन सा असर्शन वायलेट हुआ? एक मिनट, पहले तो पीएनएल आइटम है, पीएनएल आइटम है तो ओ सी ए सी सी डी, ओ फॉर अकरेंस, की ये जो भी खर्चे या इनकम है वो ये एंटिटी के नाम पे अकर होने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो सर? लेकिन यहां पे तो जो खर्चा हुआ है वो ये एंटिटी के नाम पे अकर। टेल मी, अनुष्का शर्मा की शादी हुई है? हुई है ना? हेलो, मुझसे हुई है? तो शादी हुई है लेकिन मुझसे नहीं हुई, तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका अकरेंस है क्या? नहीं। तो देखना पड़ेगा अकरेंस किधर है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं पता है, अकरेंस को एकदम इंग्लिश मीनिंग ले लेते हैं। अकरेंस मतलब बस होना चाहिए, कहीं पे भी हो बस होना चाहिए। अरे अकरेंस का मतलब है कि जिस एंटिटी के अकाउंट्स में आप ऑडिट कर रहे हो वहां पे वो ट्रांजैक्शन अकर होना चाहिए। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो सर? सो कम ऑन, टेल मी व्हिच असर्शन इज डिस्प्रूव्ड? Occurrence. Which assertion is disproved? Occurrence. Yes. And this was May 24 RTP. And actually the answer is occurrence. I want a confirmation. Are you with me now? Yes, sir. All right. तो इसमें ना सबसे बेस्ट क्वेश्चन वही है प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो इधर किधर नोट्स लिखे उधर लिख देने का। May 24 RTP, इसलिए मैं तुमको बोला ना विविध से क्वेश्चन बैंक कर लो। क्वेश्चन 1C, तुम लोगों को क्या एमसीक्यू बुक कुछ अलग से दिया है?
तो एमसीक्यू समझ गया, ओके। तो मॉड्यूल के जो है वही करो, और इसमें जो बाकी जो मटेरियल जमा होता जाता है उसमें से करो, दैट्स इट। और वो भी तो क्वेश्चन बैंक ले लो, तो हो गया आपका क्वेश्चन 1, सॉरी ये हो गया आपका। अभी असर्शन समझ में आया? कुछ डाउट है? ऐसे कैसे डाउट नहीं, एक और एग्जांपल लिखो। हाँ अक्षय बराबर है, तो बराबर है। एक लास्ट एग्जांपल लिखो। ओके, वेदर डेप्रिसिएशन हैज बीन करेक्टली चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग। Whether depreciation has been correctly charged on building. Whether depreciation has been correctly charged on building. अरे depreciation has been correctly charged on building मतलब वैल्यूएशन। हाँ सुनो, अब बच्चे क्या बोल रहे, बच्चे क्या कंफ्यूज हो रहे, सुनो मैं समझता हूँ क्या कंफ्यूजन है। बच्चे सोच रहे हैं यार डेप्रिसिएशन तो पीएनएल आइटम है नहीं, तो पीएनएल में अमाउंट यानी एक्यूरेसी। दूसरे बच्चे सोच रहे हैं लेकिन डेप्रिसिएशन का असली यूज क्या है, कि डेप्रिसिएशन माइनस करके अपने को मिलता है रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या मिलता है? रिटर्न डाउन वैल्यू। सीधी बात है, डेप्रिसिएशन इज फॉर कैरिंग वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन से हम क्या वेरीफाई करते हैं? वैल्यूएशन। अरे हेलो, अरे ये वैल्यूएशन वो शार्क टैंक वाला वैल्यूएशन नहीं, हेलो। बैलेंस शीट को कौन से अमाउंट पे दिखाना है? टेल मी, फिक्स्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कौन से अमाउंट पे दिखाना है? उसके लिए डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो लगेगा ना। ऑलराइट, सो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट फॉर वैल्यूएशन। ओके, सो वैल्यूएशन राइट डाउन देयर। मैं जानबूझ के थोड़े डिफिकल्ट एग्जांपल दे रहा हूं ताकि थोड़ा माइंड का प्रैक्टिस हो। बाकी पहला वाला एग्जांपल तो कितना इजी था। वैल्यूएशन ये भी होता है कि प्रोफेसर कितना डिफिकल्ट एग्जांपल आपको देता है, बाकी इजी इजी बोल के तो मैं मस्त आपको मस्त फील करा सकता हूँ, एकदम एकदम सुपर स्कॉलर, ऑल इंडिया रैंक 1++। चलो, तो ये भी आपका हो गया। अब ये है आपका असर्शन। ऑडिटर जितना भी ऑडिट एविडेंस लेता है वो किसके लिए लेता है? टू वेरीफाई मैनेजमेंट्स असर्शंस। वन मोर टाइम, ऑडिटर ऑब्टेन्स सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू वेरीफाई मैनेजमेंट्स असर्शन। आर यू थ्रू विद दिस? यस। एनी प्रॉब्लम्स नाउ? नो। तो ये आपका मैनेजमेंट असर्शन का कंसेप्ट हो गया। इसको और भी डिटेल में लिया उन्होंने चैप्टर 5 में, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, बाकी आपका कौन सा कंसेप्ट था? अरे ऑडिट ट्रेल में ना, आ जाओ आपकी बुक में आ जाओ, ऑडिट ट्रेल में चलेगा। वो जो ऑडिट ट्रेल का कंसेप्ट है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑडिट ट्रेल? ट्रेल का मतलब क्या होता है? स्टार्ट टू एंड। हेलो, कोई भी चीज को स्टार्ट टू एंड देखना। इधर देखो, डॉक्यूमेंट से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाना। आई रिपीट, कोई भी चीज को स्टार्ट टू एंड देखना, डॉक्यूमेंट से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेल। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अब वेब सीरीज में बहुत वर्ड सुना होगा ये, ट्रेल। ऑलराइट, इसका ट्रेल क्या है? ट्रेल क्या है? सो ऑडिट ट्रेल, ऑडिटर को चाहिए ऑडिट एविडेंस। अभी आपने आज लेटेस्ट से एडमिशन लिया, एडमिशन का फिर वो फॉर्म से एडमिशन, एडमिशन से फिर उसका अकाउंटिंग से जर्नल एंट्री, वहां से फिर लेजर से वो फिर आगे भागा जनरल लेजर की तरफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। तो ये हो गया ऑडिट ट्रेल। कंसेप्ट इतना ही है। और वो क्या किया है ना, मॉड्यूल ने क्या किया है, लंबा लंबा लिखा है उसको, एक ही चीज को 5-6 तरीके से घुमा के लिखा है। ऑलराइट, तो मैं खाली क्या करता हूं, उसमें अभी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करा देता हूं। करेक्ट, बिकॉज कंसेप्ट तो इतना ही है। ऑडिट टेल मी, ओए थोड़ा बीकॉम वाला दिमाग लगाओ, ऑडिट ट्रेल का क्या एडवांटेज है? ऑडिट ट्रेल क्यों चाहिए ऑडिटर को? बिकॉज इट विल एस्टैब्लिश the genuineness of transaction. It will establish the it will help in gathering sufficient and appropriate audit. That is why you need audit trail, yes or no sir? Yes. तो वही बात है कि भाई ऑडिट ट्रेल क्यों चाहिए?
ऑडिट ट्रेल से क्या फ़ायदा होता है, बट ऑडिट ट्रेल ऐसे ही नहीं बनता है। हाँ, ये टैली का सिस्टम होता है, एसएपी का सॉफ्टवेयर होता है, कभी सुना होगा ना लाइफ ऐसा कुछ होता है, तो वो सब बिठाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ऑडिट, तो उसके बाद ऑडिट ट्रेल बनता है। अंडरस्टूड दिस? सो ऑडिट ट्रेल के अंदर टाइम का भी एक्सपेंडिचर है एंड पैसों का भी एक्सपेंडिचर है। बस ऐसे लिख लिख के मुझे लगता है मुंबई यूनिवर्सिटी वाले को बुलाया था पैराग्राफ बनाने के लिए। कंसेप्ट इतना ही है, स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसको जो उन्होंने खींचा है, नेक्स्ट लेवल खींचा है। तो फिर इसलिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना बता देता हूँ। लाओ मैं को बुक दे तो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। मेरे पास अभी चैप्टर 4 नहीं है इसमें, कहीं से भी देखो, मॉड्यूल से देखो, टेक्स्ट बुक से देखो, सब जगह वही कंटेंट, वो एक ही तो पैराग्राफ है उसमें और लंबा है एकदम। पेन मैं मार्क कर देता इधर यार, पेन दे दे भाई, मैं वहां तक आऊंगा 10 मिनट लगेगा। देखो आप, मैं कितने भी लाइंस मार्क करो ना, कंसेप्ट वही रहेगा। अंडरलाइन दिस, हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड इनटू एंट्री, एंट्री, एंड उसके बाद मार्क करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्टी 37 पेज नंबर। अच्छा मॉड्यूल है तो उसमें भी वही है। फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट वाज, मॉड्यूल में से करा देता हूँ। ओके, it is used as audit evidence to establish authentication and integrity of transaction. Audit trail helps in maintaining record of system and user activity. Maintaining record, main word क्या है, maintaining record। फिर आपस से देखो एक लाइन मिलेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड। ऑलराइट, फिर ऑडिट ट्रेल्स और ऑडिट लॉग्स, लॉग फाइल होती है ना, लॉग फाइल, अरे तुम लोग कॉल लॉग नहीं रखते क्या है, वो वैसे एक सिस्टम के अंदर से लॉग फाइल बन के आती है जिसमें स्टार्ट टू एंड सब दिखता है डेटा। ऑडिट ट्रेल्स और ऑडिट लॉग्स एक्ट एज रिकॉर्ड कीपर्स। फिर देखो, फिर ना 4-5 लाइन का आपको ऐसा मिलेगा कि ऑडिट ट्रेल का क्या फायदा है एंड ऑल ऑफ दैट। ऑडिट ट्रेल हेल्प्स टू एनहांस इंटरनल कंट्रोल, सिस्टम को एनहांस करने में काम आता है, इंक्रीज करने में काम आता है। मेन तो आप पकड़ सकते हो किसने कौन सा काम किया। कैन हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एक वर्ड मिलेगा, दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू रीबिल्ड इवेंट्स, रीबिल्ड इवेंट्स, रीबिल्ड इवेंट्स मिलेगा देख, फाइंड आउट करो। ओके, फिर डायरेक्ट अपने को आना है, ऑडिट ट्रेल्स इन्वॉल्व कॉस्ट, पैसों का एक्सपेंडिचर तो है ही, पर आपको ऑब्वियसली टाइम का भी कॉस्ट लगता है, टाइम एंड मनी बोथ, एक्सपेंडिचर एंड मनी, टाइम। ओके, मेन एडवांटेज के ऑडिट ट्रेल का, अंडरलाइन दिस, ऑडिट ट्रेल इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन द ऑडिटर्स, इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन द ऑडिटर्स। बस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इतने कंसेप्ट्स बहुत, ये ऑडिट ट्रेल में इतनी माई लाइंस बहुत हो गई आपको, इससे ज्यादा लाइंस याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलो और बोलो, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू डू? हाँ लैपटॉप पे चलता है वीडियो, वो अमेजॉन नेटफ्लिक्स जैसे चलता है। हाँ प्लानर मैं अभी जस्ट बना रहा हूँ, अभी बाज बना के जाऊँगा। वो किंजल मैम टेस्ट सीरीज करे तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आई डू इट। बोलो और कुछ? ऑलराइट, मैं यहाँ पे आता रहूँगा जब भी टेस्ट वेस्ट करेगा तभी, तो हम लोग मिल लेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बोलो बेटा, मैं करवाता हूँ मैडम, बुक्स और वीडियोस दोनों करवाता हूँ, पहले वीडियो देता हूँ, कल का कल बुक, हाँ इतना बुक तो प्रिंट हो जाएगा, जो अर्जेंट में देना हो तो हो जाएगा। एडिट चेक इज व्हाट, सपोज कोई एंट्री पास की है तूने, उसको एडिट किया मैंने, ऑलराइट, तो उसका एक लॉग मेंटेन होता है, दैट इज एडिट चेक, कि आप कितनी बार उसको अल्टर कर सकते हो। ऑडिट ट्रेल में तो वो भी मेंटेन होता है।
बराबर है मैडम। ऑडिट क्या होता है सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं एंट्री पास करता हूँ ना, तो मेरा नाम लॉगिन हो जाता है कि प्रज्ञेश खानाबा ने एंट्री पास की। तो अगर गड़बड़ हुई है तो कल उठ के मुझे पकड़ सकते हैं ना। अकाउंटेबिलिटी। बोलो डन। ठीक है चलो, मैं प्लानर वानर भेजता हूँ सब, और वो जो सबका व्हाट्सएप ग्रुप कॉमन है उसी में भेज दूंगा। ठीक है चलो, थैंक यू थैंक यू। मेरा मेरा नंबर, मैं सच्ची बताऊँ, मैं आप ले लो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा देखो, लेकिन ये 2-3 दिन बहुत बिजी चल रहा हूँ खाली।